हैप्पी किड्स में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक शहर में राम नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। ये हैं उसके पापा, बहुत ही ज्यादा मेहनती, और ये है उसकी मम्मी जो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती हैं। और ये अब जा रही हैं बाजार घर के जरूरी सामान खरीदने। राम अपने घर का इकलौता बच्चा था और उसके मम्मी पापा उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, पर वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था अपना, बस अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था हर समय। इतना ही नहीं, उसको अपने कपड़े बदलने तक में आलस आता था। उसके मम्मी पापा उसकी इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्होंने उसको बहुत समझाया, पर वो उनकी एक न सुनता। फिर एक दिन हुआ क्या, वो अपने कमरे में था और वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसकी नजर गार्डन में मौजूद फल के पेड़ पर पड़ी, जिस पर बहुत सारे फल लग रहे थे। उन फलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, आज तो मैं यही खाऊंगा। और वो फटाफट गार्डन में पहुंच गया। बट वो ठहरा बहुत आलसी लड़का। अब उसको फल तो खाने थे, पर उसको करना कुछ था नहीं। तो फल खाने थे तो उसको तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना भी पड़ता, बट वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। तो वो वहीं पेड़ के नीचे खड़ा रहा और थोड़ी देर में वहीं लेट गया। और उसने सोचा कि फल अपने आप नीचे गिरेंगे, तब मैं इन्हें आराम से खा लूंगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा हुआ नहीं। वो वहीं पेड़ के नीचे लेटा लेटा वेट करता रहा, पर पेड़ से फल गिरा ही नहीं और राम उस दिन भूखा ही रह गया। तो बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको आलस नहीं करना चाहिए। आलस करोगे तो आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ करना है, जैसे अगर राम मेहनत करता फल तोड़ने के लिए, तो उसको भूखा नहीं रहना पड़ता। तो जब आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब जरूर होगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक समय की बात है, शहर के एक घर में राहुल नाम का लड़का अपनी पत्नी सीमा और माँ के साथ रहता था। तीनों अपना जीवन बहुत अच्छे से निकाल रहे थे। तभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। और गुलाबो बुआ, रमेश फूफा और उनका बेटा चिंटू निकल पड़े गर्मियों की छुट्टियां मनाने राहुल के यहाँ। ट्रेन में बैठे बैठे चिंटू अपनी मम्मी से बोला, मम्मी हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस बेटा, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और थोड़ी ही देर में गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच जाती है। और बुआ, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों स्टेशन के बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट करने लगते हैं। तभी वहां पर एक टैक्सी आ जाती है और वो तीनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। और टैक्सी वाला चल पड़ता है राहुल के घर की तरफ। और दूसरी तरफ राहुल ने तभी नया फर्नीचर ऑर्डर करा था और वो उसी में व्यस्त था। और तभी वो देखता है कि उसके घर के आगे एक टैक्सी आके रुकी है और उसमें से बुआ जी, फूफा जी और उनका बेटा चिंटू उतरे हैं। अरे फूफा जी, आप नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ फूफा जी, चलिए अंदर चलते हैं, आइए आइए। और फिर सब अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद राहुल की पत्नी सीमा उन तीनों को ठंडा पानी, जूस देती है।
और तभी फूफा जी बोले। अरे राहुल, घर में एसी नहीं है क्या? तभी राहुल की माँ बोली, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। और यही सुनते ही फूफा जी अपने बेटे चिंटू से बोले, चिंटू, चलो सारा सामान उठाओ और एसी वाले कमरे में चलो। तभी उनको रोकते हुए राहुल की माँ बोली, रुकिए जरा, खाना तो खा लीजिए आप पहले। और उसने अपनी बहू को बोला, जाओ बेटा खाना बना लो। और फिर सीमा किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और फिर फूफा जी राहुल के कमरे में चले जाते हैं। और ये सब देखकर राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिन की ही तो बात है। और ऐसे ही दिन निकलते रहे और बुआ जी फूफा जी को राहुल के घर रहते हुए 1 महीना बीत गया। तब परेशान होकर राहुल ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, ये फूफा जी कब जाने वाले हैं? हम कब तक अपना गुजारा इस हॉल में इसी तरह करेंगे? राहुल की बात सुनकर राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ भी तो नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा चिंटू सारा दिन घर में ऊधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा भी फाड़ दिया। ये सुनते ही राहुल गुस्सा हो गया कि उसने हमारा नया सोफा तक फाड़ दिया। और वो अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंटू को ऐसा करने से रोक नहीं सकती क्या? वो घर की चीजों का नुकसान कर रहा है और तुम देखती जा रही हो। सीमा बोली, जब से बुआ जी फूफा जी आए हैं हर समय कुछ न कुछ खाने की डिमांड ही करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा, मैं अभी जाके फूफा जी से पूछता हूँ कि आखिर वो कब जा रहे हैं। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, फूफा जी, आपको रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बताना। और बताइए, आपकी जॉब कब से शुरू हो रही है? जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी राहुल से बोले, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी। अब तो मैं अपना बिजनेस करता हूँ और इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को थोड़ा अच्छे से जान लूँ। मुझे 2-4 महीने और लग जाएंगे अभी इस शहर को जानने में। और ये सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अब जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। और राहुल की बात सुनकर सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उनका लड़का चिंटू चिल्लाता हुआ वहां भागता हुआ आया और उनके पास जाके बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ जी फूफा जी को बोली, हा हा हा, तुम में से कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा पहले? चुड़ैल को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और उस घर से भाग गए। और उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल वाला मुखौटा उतार दिया। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। और ये कहकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान करा। एक समय की बात है
किशनपुर नाम के गांव के एक घर में नंदू नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, उठकर ब्रश करता और अपने कपड़े उठाकर नहाने चला जाता। और वो समय से ही अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता। और उसकी पत्नी गीता उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी। वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते और उसके बाद नंदू निकल पड़ता अपनी दुकान की तरफ अपना सामान उठाकर। वो बेहद सरल और कोमल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के बीचों बीच नंदू की बहुत बड़ी दुकान थी। नंदू बेहद मेहनती व्यक्ति था। वो 2 घंटे साइकिल चलाकर अपनी दुकान पर पहुंच जाता है, अपनी साइकिल खड़ी करता है और चला जाता है दुकान के अंदर। उसकी दुकान हर समय ग्राहकों से भरी रहती थी। रोज बहुत ज्यादा कमाई होती थी उसकी। पर कुछ समय बाद उसको व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे करके उसकी दुकान का सामान भी कम होने लग जाता है और कोई भी ग्राहक नहीं आता उसकी दुकान पर। और इतने भारी नुकसान की वजह से उसका कमाया हुआ सारा पैसा चला गया। और इतना ही नहीं, उस पर कर्जा तक हो गया। फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए उसको अपनी दुकान तक बेचनी पड़ गई और उसके पास सारा धन समाप्त हो गया। उदास नंदू वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो दिन रात चिंता में रहता है कि अब क्या किया जाए। निराश नंदू अब अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम अब अपने मायके चली जाओ, मैं धन कमाने के लिए शहर की ओर निकल रहा हूँ। तो सब कुछ बिकने के बाद नंदू के पास एक भारी और बहुत ही महंगा सोने का पुश्तैनी तराजू बचता है, जिसे लेकर वो चल नहीं पाता। तो गांव छोड़ने से पहले वो अपने एक दोस्त भोंदू के घर गया। अरे नंदू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज इतने दिन बाद हमारे घर? व्यापार में बहुत घाटा हो गया, इस वजह से मेरे को अपनी दुकान और मेरे को अपना घर भी बेचना पड़ा। अब सोचा है शहर जाके कुछ काम करूंगा, कुछ रुपया पैसा जोड़ूंगा। मेरे पास एक पुश्तैनी तराजू है, क्या तुम इसको रख लोगे? जब मैं शहर से वापस आऊंगा तब मैं तुमसे इसको ले लूंगा। हाँ हाँ मित्र, बिल्कुल मैं इसको रख लूंगा। इसे यहाँ रख दो और मैं तुम्हारा तराजू बहुत संभाल के रखूंगा। ठीक है मित्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अब शहर के लिए निकलता हूँ। ठीक है नंदू, ध्यान से जाना और जल्दी लौटना। भोंदू के घर से निकलने के बाद निराश नंदू निकल पड़ता है बस स्टैंड की तरफ। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन लगाया और उसने बताया कि मैं ठीक ठाक पहुंच चुका हूं, तुम मेरी चिंता मत करना। और फिर नंदू निकल पड़ा काम की तलाश में। और फिर नंदू वहां से चला जाता है। वहां पर उसने कई छोटे बड़े काम करे। उसने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर घर जाकर वो सामान डिलीवर करने लगा। दिन रात उसने एक कर दिए। बहुत ज्यादा मेहनत करी उसने। ऐसे ही सामान डिलीवर करते करते दिन बीतने लगे और उसके बाद उसने मेलों में पॉपकॉर्न की दुकान लगाना शुरू कर दिया। और उसके कुछ दिन बाद ही उसने एक बर्गर की दुकान में नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां से वो काम सीख सके कि एक दुकान को कैसे चलाना है। और वहां से काम सीखने के बाद नंदू ने खुद की एक दुकान खोली, जिस पर देखते ही देखते बहुत ज्यादा लोग आने लगे और उसकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया उस दुकान से। और देखते ही देखते वो फिर से बहुत ज्यादा अमीर हो गया।
तो अब पैसा भी कमा लिया, सक्सेस भी कमा ली। फिर नंदू सोचता है कि अब उसको गांव की तरफ निकलना चाहिए और वो निकल पड़ता है गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ। शहर से वापस आते ही वो अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है। ये हमारा नया घर कितना सुंदर है। और साथ ही नंदू बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी खोल देता है। इतना बड़ा मॉल पूरे गांव में कोई नहीं था। नंदू के मॉल में ए टू जेड सारी चीजें मिलती थीं, खाने से लेके पहनने तक की हर एक तरह का सामान था उसके मॉल में। और इस बात की खबर नंदू के दोस्त भोंदू को भी मिल जाती है कि नंदू गांव में वापस आ चुका है और अब उसने एक बहुत ही बड़ा मॉल खोला है। और मॉल को देखने के लिए वो भी पहुंच जाता है नंदू के मॉल में। वाह नंदू, क्या मॉल खोला है। बड़े आदमी बन गए हो अब तो तुम। बहुत पैसा रुपया जमा कर लिया शहर जाके। अरे नहीं नहीं मित्र, बस आप लोग की दुआएं और कृपा है। थोड़ा बहुत रुपया हुआ है, उससे ये नया बिजनेस कर लिया। तो एक दिन अपना सारा काम खत्म करके नंदू अपने मित्र भोंदू के यहाँ जाता है और फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। और बताओ भोंदू, काम कैसा चल रहा है? घर में सब कैसे हैं? भाभी जी कैसी हैं? और तुम्हारा बेटा कैसा है? सब अच्छा चल रहा है मित्र। तुम्हारी भाभी भी अच्छी हैं और मेरा बेटा भी बहुत बढ़िया। वो आजकल पढ़ाई में लगा रहता है पर शैतान बहुत हो गया है। अरे भोंदू, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे ही। भोंदू, मैं शहर जाने से पहले तुमको अपना एक पुश्तैनी सोने का तराजू देके गया था। क्या अब तुम वो मुझको लौटा सकते हो? अरे हाँ, तुम तराजू तो देखे गए थे पर वो तो चूहे खा गए। वो मैंने दरअसल छुपा के अपने स्टोर रूम में रखा था और उस तराजू को चूहे खा गए। क्या? सोने के तराजू को चूहे खा गए? आखिरकार चूहा सोना कैसे खा सकता है? क्या बताऊं नंदू, वो खा गए। ठीक है। उसकी तराजू को वापस करने की कोई नीयत नहीं थी। भोंदू ने सोचा इस तराजू को बेचकर उसका अच्छा खासा दाम मिल जाएगा। और ये सुनकर नंदू समझ गया कि भोंदू के मन में तो लालच आ गया है, अब ये तराजू वापस नहीं करना चाहता। पहले तो नंदू थोड़ा परेशान हुआ, फिर उसने थोड़ा सोचा और फिर वो भोंदू को बोला, भोंदू, दरअसल मैं शहर से कुछ गिफ्ट लाया था। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ बेच सकते हो? मैं वो गिफ्ट उसको देना चाहता हूँ। हाँ नंदू, बिल्कुल ले जाओ। तभी भोंदू अपने बेटे राजू को बोलता है, जा बेटा अंकल के यहाँ से गिफ्ट ले आ। और फिर राजू और नंदू वहां से निकल पड़ते हैं नंदू के घर की तरफ। घर पहुंचते ही नंदू राजू को एक कमरे में बंद कर देता है और पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है और नंदू अपने तराजू के बारे में ही सोच रहा होता है। अब पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, तो भोंदू को चिंता होने लगती है कि राजू अभी तक घर क्यों नहीं आया और वो गुस्से में निकल पड़ता है नंदू के घर की तरफ। नंदू, मेरा बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया? सुबह से शाम हो गई। मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा था गिफ्ट लेने के लिए, पर वो अब तक घर नहीं लौटा है। आखिर कहाँ है वो? शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। तुम्हारे बेटे को दरअसल गिद्ध उठा के ले गया। गिद्ध उठा के ले गया? आखिरकार एक बच्चे को गिद्ध कैसे उठा के लेके जा सकता है? तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? मित्र, मैं गिद्ध के पीछे भागा। मैंने खूब उसे पकड़ने की कोशिश करी,
पर वो तुम्हारे बेटे को उठा के ले गया। मैं नहीं मान सकता ये बात। मैं जा रहा हूँ पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करने। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और फिर दोनों इस मुकदमे को लेकर पहुंच जाते हैं कोर्ट में जज के पास। नंदू, भोंदू के बेटे को वापस करो। वो तुम्हारे साथ सुबह गिफ्ट लेने गया था और वो पहुंचा क्यों नहीं अब तक घर? क्या तुमने उसका अपहरण कर लिया है? जी नहीं जज साहब, मैंने उसका अपहरण नहीं किया। दरअसल जब हम आ रहे थे उसको गिद्ध उठा के ले गया। गिद्ध ले गया? आखिरकार गिद्ध कैसे ले जा सकता है एक बच्चे को? जी जज साहब, ठीक वैसे ही जैसे चूहे सोना खा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। चूहे सोना खा सकते हैं? भोंदू ने नंदू पर अपने बेटे के अपहरण का इल्जाम लगाया और जज समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। नंदू ने जज के सामने सारी कहानी बताई और कोर्ट में मौजूद सभी हंसने लगे सारी बात सुनकर, और जज ने फैसला सुनाया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भोंदू, तुम नंदू का पुश्तैनी सोने का तराजू वापस करो। और नंदू, तुम भोंदू के बेटे को वापस करो, तुरंत के तुरंत। और फिर भोंदू ने तराजू नंदू को वापस दे दिया और उसका बेटा भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, इससे हमको यही सीख मिलती है कि लालच करना बुरा है। चालाकी से आप कुछ समय तो फायदा ले सकते हैं, पर अंत में नुकसान आपको ही पहुंचेगा। जैसे भोंदू ने लालच करा और अंत में सारा गांव में उसकी बेइज्जती हो गई, सब उसके ऊपर हंसे। तो बेहतर है ईमानदार रहें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। पुराने समय की बात है। एक गांव था जहां एक वृद्ध व्यक्ति गांव से थोड़ी दूर अपने खेतों के पास बने एक घर में अकेला रहता था। उसके घर के पास में ही एक पार्क भी था और गांव के सारे बच्चे उसी पार्क में खेलने आते थे। जब भी वो पार्क में जाता, सभी बच्चे उसको रामू काका कहकर पुकारते थे। वो देखो, रामू काका आ गए हैं। और फिर वो अपने खेतों की तरफ चला जाता। वो रोज अपने खेत में जाता, खेती करता, शाम को घर लौट आता। और फिर घर आके साफ सफाई करता। पर एक दिन रामू काका बहुत परेशान थे। वो अपने घर में ही अपनी एक पुरानी घड़ी के बारे में सोच रहे थे। घड़ी बहुत ज्यादा कीमती तो नहीं थी, मगर रामू काका की बहुत सारी पुरानी यादें उस घड़ी से जुड़ी हुई थीं। इसलिए वो घड़ी उनके लिए काफी मूल्यवान थी। वो परेशान हो गए और रोने लग गए। वहीं आसपास उन्होंने सारे में उस घड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक उस घड़ी को ढूंढते रहे अपने घर के आसपास, पर घड़ी उनको कहीं भी नहीं मिली। तभी अचानक उनको याद आया, वो आखिरी बार उस पुरानी घड़ी के साथ अपने घर के पास वाले पार्क में गए थे। तो उन्होंने सोचा, हो सकता है घड़ी वहीं पर गिर गई हो। वो तेजी से पार्क की तरफ भागे और वहां घड़ी की तलाश करना शुरू कर दिया। तो वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे। रामू काका उनके पास गए और बोले, बेटा, मेरी घड़ी गुम गई है, क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? और सभी बच्चे मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर रामू काका ने बच्चों को घड़ी ढूंढने को कहा और सारे बच्चे लग गए घड़ी की तलाश में। पर 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी किसी बच्चे को कुछ नहीं मिला और धीरे धीरे करके सभी बच्चे अपने घर की तरफ वापस चले गए।
अब उन्होंने अपनी घड़ी को वापस पाने की आशा जैसे छोड़ ही दी थी। तभी उनके पास एक बच्चा आया। बच्चे ने कहा, दादाजी क्या मैं एक आखिरी बार प्रयास कर सकता हूँ? तभी रामू काका बोले, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम इतनी मेहनत और लगन से घड़ी ढूंढ रहे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हें ये घड़ी जरूर मिलेगी बेटा, जाओ ढूंढो। और परमिशन मिलते ही वो बच्चा पार्क में सारी जगह घड़ी को दोबारा ढूंढने लगा। और कुछ मिनटों बाद ही वो अपने हाथ में वो पुरानी घड़ी लेकर लौट आया रामू काका के पास। उस घड़ी को वापस देखकर रामू काका खुश भी थे पर हैरान भी। उन्होंने उस बच्चे को धन्यवाद दिया और पूछा, बेटा तुमने ये चमत्कार कैसे किया? बच्चे ने बहुत सरलता से उत्तर दिया कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो पार्क में जाकर शांति से बैठ गया और वहाँ शांत दिमाग से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनने लगा और मुझे पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही है और ऐसे मुझे घड़ी मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे दिमाग में पहले से ही कई विचार हों तो हम जिस भी काम को करते हैं उसका रिजल्ट या फिर परिणाम हमें मिलने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम किसी काम को करने में कठिनाई पाएंगे तब हम थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करके उसके बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो ऐसी ही और मोरल और मजेदार कहानियों के लिए हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात है, किशनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक सब्जी वाला था श्याम, जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। पूरे गांव में उसका ठेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। वो अपनी सारी सब्जियां खुद उगाया करता था अपने खेतों में और वो किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाता था फसलों में। पहले वो अपने खेतों का काम करता, उसके बाद वहां से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर अपने ठेले पर रख लेता और उसके बाद वो ठेला लेकर निकल पड़ता गांव की तरफ अपनी सब्जियों को बेचने। और शाम पहुंच जाता है गांव में। आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे बहन, वो देखो, श्याम सब्जी वाला ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं ताजी ताजी सब्जियां लेने। हाँ हाँ चलो चलो। श्याम जी, 1 किलो भिंडी ते 1 किलो आलू पैक कर दो। हाँ हाँ सरदार जी, अभी करता हूँ, ये लो। और फिर वो दोनों भी पहुंच जाती हैं सब्जी वाले के ठेले के पास। भैया 1 किलो कद्दू पैक कर दो। हाँ हाँ दीदी, आपकी भी सब्जी अभी पैक करता हूँ, जरा रुकिए। वाह, नए नए और करारे करारे नोट। लगता है दीदी आज ही बैंक से निकाल के लाई हो। धीरे धीरे सब सब्जी लेकर चले जाते हैं और तभी गोपाल की पत्नी सुरीली भी वहां पर आ जाती है सब्जी लेने। वो सब्जी भी खरीद लेती है, पर जब सब्जी वाला उससे पैसे मांगता है तो वो बोली, भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पति भी घर पर नहीं हैं, पर आप जब शाम को सब्जी बेचकर वापस जाओगे तो उस वक्त पैसे लेते जाना, तब तक मेरे पति भी घर वापस आ जाएंगे। और ये सुनते ही सब्जी वाला भड़क गया और बोला, मेरे पास उधार का कोई हिसाब नहीं है, अगर पैसा है तो सब्जी लो, नहीं तो वापस कर दो। और रही तुम्हारे पति की बात, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो अगर किसी के पैसे ले ले तो वो कभी वापस नहीं करता। और सब्जी वाले की ऐसी बातें सुनकर
गोपाल की पत्नी बहुत दुखी हो गई और उसने सारी सब्जी वापस लौटा दी और फिर सब्जी वाला भी वहां से चला गया। और फिर शाम हो जाती है और गोपाल भी अपने घर की तरफ आने लगा और वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पर जाकर वो देखता है उसकी पत्नी मुंह लटकाए बैठी है। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। और फिर सुरीली ने सारी बातें अपनी पति को बता दी कि सब्जी वाला कितना भला बुरा बोल रहा था उसके पति के बारे में। और फिर सुरीली की बात सुनकर उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? देखो, उस सब्जी वाले का स्वभाव बुरा है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग उसके इस स्वभाव की वजह से उससे सब्जी लेना बंद कर देंगे और तब उसे इस बात का एहसास होगा। और तुम परेशान मत हो, देखना वो दिन जल्दी ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ शाम अपने घर आ जाता है और वो पैसे गिनने लगता है। वो देखता है कि उसकी तो अब बहुत ज्यादा कमाई होने लगी है और ज्यादा पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। और सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही वो खेतों की तरफ निकल पड़ता है कुछ केमिकल्स लेकर, जिन्हें वो अपने खेत में स्प्रे करने वाला था। उसने सोचा कि इन केमिकल से उसकी फसल दुगनी हो जाएगी, जिसको बेचकर वो दुगना दाम कमा पाएगा। और फिर वो अपने सारे खेतों में उन केमिकल्स को छिड़क देता है। और फिर वो वही केमिकल्स लगी हुई सब्जियां अपने खेत से उठाता है, उनको अपने ठेले पर रखता है और निकल पड़ता है गांव की तरफ उनको बेचने के लिए। और वो पहुंच जाता है गांव में सब्जी बेचने। जी ले लो, आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, टिंडे लो, घिया लो, तोरी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। देखो, सब्जी वाला आ गया, चलो पहले सब्जी लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। बताइए दीदी, आज आपके लिए कौन कौन सी सब्जी पैक कर दूं? ये लीजिए, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने पैक कर दिया। ये क्या भैया, ये सारी सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। देखो इनमें कितने कीड़े लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, देखो सारी सब्जियां ठीक तो हैं। आपको इससे अच्छी सब्जियां नहीं मिलेंगी कहीं इतने कम दाम पे। आपको अभी थोड़े पैसे और देने होंगे। और ये सुनकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और एक एक करके उसके सारे ग्राहक चले जाते हैं उस दिन बिना सब्जी लिए। और उसकी बिल्कुल भी सब्जियां नहीं बिकती, ना ही कोई कमाई होती। पहले तो वो वहीं खड़ा खड़ा इंतजार करता है कि कोई आए और उससे सब्जी ले, पर कोई नहीं आता और वो निराश मन से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहीं अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वो सोचता है कि चलो एक बार खेतों की तरफ भी देख आऊं कि फसल कितनी बढ़ गई है। और वो निकल पड़ता है खेतों की तरफ। और फिर शाम अपने खेत पर पहुंच जाता है, पर वहां जाते ही वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। उसकी सारी फसल सड़ चुकी होती है, सारी सब्जियों में कीड़े लग चुके होते हैं। और ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और रोते रोते वो अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। और घर आके वो सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने और पैसों का लालच ना किया होता, तो आज उसकी सब्जियां अच्छी बिक रही होती और वो खुश होता और ना ही उसकी फसल सड़ती। तो दोस्तों, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए।
अगर सब्जी वाला अच्छा बर्ताव करता और ज़्यादा पैसों का लालच ना दिखाता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो लालच ना करें और सबसे अच्छे से बोलें। ऐसी ही और मोरल और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।